अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही लगता है ऐसे जैसे मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुस्लिम लीग नून के कुछ ताल्लुकात थोड़े से ख़राब हो रहे हैं और साथ ही साथ इमरान खान साहब के साथ डीलों के हवाले से भी जो है वो बहुत सी चमगोइयाँ हो रही हैं, अफवाहें फैल रही हैं। बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर बहुत से लोग सवालात उठा रहे हैं। हमने सोचा आज उस शख्सियत को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं जो इन तमाम सवालों के जवाबात आपको दे सकते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं राना साहब बहुत से सवालात लेकर आज आपके पास आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम सवालात के जवाबात दे देंगे। जी वेलकम। राना साहब, सबसे पहले तो ये सरफराज बुगटी साहब ने जो बयान दिया है, जरा मैं पहले सुनाना चाहूंगा कि इन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या था और उसके बाद जरा मैं इसके ऊपर सवाल करता हूं। जरा सुनिएगा बुगटी साहब फरमाते क्या है। वो खुद ही अरेस्ट होना भी चाहेंगे। राना साहब, ये जो गुफ्तगू की गई बुगटी साहब की जानिब से कि जनाब वो तो खुद भी अरेस्ट होना चाहेंगे और कुछ ज़्यादा बड़ा मॉब नहीं चाहिए, ज़्यादा फौज नहीं चाहिए उनको गिरफ्तार करने के लिए, ये क्या सिग्नल आ रहे हैं निगरान हुकूमत की जानिब से? मैं समझता हूँ कि ये बयान वाकई सियाको सबाक से हटकर ही जो है वो चलाया गया। अच्छा। सरफराज बुगटी साहब बड़े ऑनरेबल और हमारा उनके साथ बड़ा अच्छा तल्लक है, भाइयों जैसा तल्लक है। तो उन्होंने जो वजाहत की है तो उस वजाहत को PMLN ने जो है वो एक्सेप्ट किया है और जो उनकी अगर सारी बात आप सुने तो उससे वो तसर जो कायम करने की कोशिश की गई वो तसर नहीं बनता। मुझे लगता है आपकी गुफ्तगू से कि आपकी बुगटी साहब से शायद फ़ोन शोन के ऊपर बात हुई है, मामला को क्लियर किया गया, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, मेरी उनसे बात हुई है। अच्छा। और उन्होंने बिल्कुल इस बात की, इस तसर की उन्होंने जो है वो बिल्कुल नफ़ी की है। तो राना साहब, ये बुगटी साहब ने आपको क्या फिर बता दिया है या अब ये फैसला हो गया है कि मियाँ साहब जब वापस आएंगे तो गिरफ्तार नहीं होंगे, उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? देखिए, बुगटी साहब ने तो यानी मेरे से गिला किया, उन्होंने तो कहा कि आप मेरा पूरा इंटरव्यू देख के आपको बयान देना चाहिए था। तो मैंने कहा कि जो अब मीडिया में तसर कायम था, जो चल रहा था पब्लिकली, तो जवाब तो उसी का देना था। हाँ। तो आपका इंटरव्यू भी देख लेते हैं, लेकिन उन्हें यही मेरा ख्याल है कि उनके मनसब का यही तकाजा है और उन्होंने अब यही बात की है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे जी तो जो कानून का तकाजा होगा उसके मुताबिक जो है गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेदारी है कि आइन और कानून के मुताबिक उनके साथ जो है वो सलूक करे। अगर वो बेल लेके आते हैं और प्रोटेक्टिव बेल में आते हैं तो फिर तो गवर्नमेंट को, वफाकी हो या सूबाई हो, उनको कानून का एहतराम करना चाहिए और वो तो गिरफ्तार नहीं कर सकते। और इसकी दूसरी सूरत यह है कि अगर वो बेल नहीं ले पाते, जाहिर बात है ये तो कोर्ट ने फैसला देना है, अगर नहीं ले पाते तो फिर तो मियाँ साहब अरेस्ट ही होंगे ना, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बहरहाल हमने जो इतने इंतज़ामात किए हैं और उनका जो रिसेप्शन है वो हमने अरेंज किया है। हाँ। तो उसके पेश नज़र हमने इन सारी चीज़ों को जो है वो गेज किया है, इनके मतलब पूरी हमारी लीगल टीम ने जो है वो तैयारी की है। हाँ। और ये वही कानूनी मूशगाफियाँ थीं जिनको सुलझाने या जिनके ऊपर बात करने के लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब वहाँ तशरीफ़ लेके गए। यहाँ पे ऐसे ही जो है वो डंडोरा पीटा जाता रहा कि जी बयानियाँ बदल रहा है, बयानी के ऊपर वहाँ पे अजलास हो रहे हैं, हालांकि कोई इजलास भी नहीं वहाँ पे हुआ। अच्छा। वहाँ पे जो लोग भी मिलने के लिए जाते हैं मियाँ साहब को, तो उनसे मिलना, अगर इतनी दूर से आदमी को जाए तो ये तो नहीं हो सकता कि वो उससे मिले ना। तो वहाँ पे अगर रोज़ाना अगर 2, 4, 10 लोग उनको मिलें तो वहाँ पे कोई बयानियाँ तो नहीं डिस्कस होता या कोई पार्टी पॉलिसी तो नहीं डिस्कस होती। पार्टी पॉलिसी डिस्कस करने के लिए जो इजलास हुआ उसमें मियाँ साहब वीडियो लिंक पे शरीक थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी वहीं पे मौजूद थे। यहाँ से जो सीनियर क़यादत है वो यहाँ से जो है वो ऑन बोर्ड थी, तो उसमें सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। बयानिए के मतलब कमेटी बन गई, वो कमेटी जो है वो जो डिसाइड करेगी वही बयानिया होगा, तो वही पॉलिसी होगी। तो ये कोई रोज़ रोज़ तो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं होती। राना साहब, एक्चुअली आपका एक पुराना बयान था और वो था गारंटी से मुतल्लिक कि जी हमें गारंटी मिल चुकी है। अब जाहिर बात है इन दोनों चीज़ों को इसी तरह जोड़ा जा रहा है कि आपको इस्टेब्लिशमेंट से ये गारंटी मिल चुकी है कि सत्ते खैरा ने नहीं होता, कोई अरेस्ट वगैरह कुछ नहीं होगा, मियाँ साहब जब वापस आएंगे तो वो उन्हें खुल के खेलने दिया जाएगा। ऐसा ही है, ये गारंटी अभी तक उसी तरह ही कायम है?
देखें, मामला ये है कि इस वक्त जो प्रोटेक्टिव बेल मियाँ साहब को चाहिए जी। वो तो इस्टेब्लिशमेंट के पास दायर नहीं होनी, वो दायर होगी मोस्ट प्रोबेबली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बेंच उस बेल को सुनेगा, उस बेंच ने उसी केस में एक फ़ैसला किया है जिसमें मियाँ साहब के साथ जो दूसरे दो मुलज़म थे, जिनमें कैप्टन सफदर और मैडम मरियम नवाज साहबा थी, जी। तो उनके मतलब उन्होंने वो फ़ैसला लिखा है। वो फ़ैसला अगर आप भी पढ़ें, उस फ़ैसले में उन्होंने इस केस से मतलब जो ऑब्ज़र्व किया है, मैं समझता हूँ कि एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे मैं गारंटी से ये कह सकता हूँ कि मियाँ साहब उस केस में जो है वो बरी होंगे। उनकी जो अपील है पेंडिंग, मैं उस अपील में वो बिल्कुल सुरखरू होंगे, एक्विट होंगे। राणा साहब, लेकिन कथा और कलामी की उसमें माजरत, आप एक सीनियर पॉलिटिशियन है, मुझे तो अजीब लगेगा अगर मैं आपको ये बात भी कहूँ कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में सियासतदान गिरफ्तार या रिहा क्या इन्हीं बेसिस पे होते हैं? आपके ख्याल में जब तक एक पर्टिकुलर जगह से ठंडी हवाएं ना चलें तब तक ना कोई रिहा होता है, और अगर गर्म हवाएं चलना शुरू हो जाएं तो अगला गिरफ्तार भी हो जाता है? आप इस बात को तो मानेंगे ना, ये हकीकत है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की? नहीं, देखें, मामला ये है कि ये हकीकत एक यानी स्पेसिफिक एक मखसूस वक्त में और इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद मखसूस लोगों के जो है वो पेश नज़र जो है वो होती है। अच्छा। एक दूसरे वक्त में अगर जो है वो लोग और हों तो उस वक्त जो है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर जो है वो चीज़ें अदरवाइज जो है वो बिहेव करती हैं। ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को इस तरह से लेना कि शायद किसी इंस्टीट्यूशन या किसी अदारे की यानी एक पॉलिसी ये है कि उन्होंने ये काम इस तरह से करने हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं है। अच्छा। यानी एक वक्त में आपको, अगर मैं 2007-8 की बात करूं, तो आपके इल्म में है कि जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट चेंज हुई थी तो उसके बाद फिर यानी जनरल मुशर्रफ साहब की मौजूदगी में जो रवैये जब मामलात जिस तरह से चल रहे थे, कियानी साहब के आने के बाद ऑल टुगेदर उनमें 90 डिग्री चेंज आ गया था। और जो 2007 का इलेक्शन है वो काफ़ी हद तक, वैसे तो पाकिस्तान में 100% तो आप शायद किसी इलेक्शन को भी ना कह सकें, लेकिन काफ़ी हद तक दैट वाज फ्री एंड फेयर। तो राणा साहब, फिर इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी इसी तब्दीली की वजह से है कि एस्टैब्लिशमेंट तब्दील हो गई और इमरान खान साहब के भी हालात बदल गए? अगर ये कहा जाए तो ये बहुत ज़्यादती होगी कि उसके साथ, आप मुझे बताएं कि उसके साथ क्या हो रहा है उसके साथ। आपके ख्याल में उनके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं हो रही, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है? उनके साथ जो उन्होंने किया है वही उनके साथ हो रहा है। आप मुझे बताएं, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो और रुख उसका एक ही हो, ये विदाउट जो है वो कोऑर्डिनेशन प्रेपरेशन कैसे हो सकता है? और आप फिर मुझे बताएं कि ये आर्मी हाउसेस को जाके आग लगाएं, ये GHQ के ऊपर हमलावर हो जाएं, ये जो है वो पेशावर में जो जहाँ पे हमलावर हुए, पंजाब रेजिमेंट का वहाँ पे जो है इन्होंने जिस तरह से ट्रेसपास किया, मियाँ वाली में जो उन्होंने किया, आप मुझे बताएं कि इसके बाद इस वाक़े में मुलव्वस जो जथा जो अनासर हैं उनके ख़िलाफ़ अगर कानून अपना रास्ता नहीं लेगा तो आप मुझे बताएं फिर ये मुल्क जो है बतौर रियासत जो है वो कायम रहने तो राणा साहब, चलने के काबिल रह जाता है। राणा साहब, आपने मुझे कन्विंस कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने मुझे कन्विंस कर लिया कि इमरान खान ने ये सब कुछ किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सब कुछ किया, इसका मतलब है वो एक कौमी मुजरिम है और अदालत का जिस तरह सामना हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, ऐसे ही है? आप ये मेरी बात से एग्री करेंगे? ऐसे ही इसमें एक लफ्ज़ PTI निकाल दें। अच्छा जी। मामला ये कि वो अनासर, वो जथा, हाँ जी, जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, हाँ, जिन्होंने वहाँ पे पहुँच के आग लगाई और जो है ना पहुँच के शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की, वो अपना कैप्टन कर्नल शेर खां जैसे, ठीक यानी जिसको दुश्मन भी सलूट करे जी, उसके मुजस्मे को जो है ये जूते मारें। तो जिन लोगों ने ये किया, जो लोग उनकी बैक पे थे, जिन्होंने ये सारा जो है वो कॉन्स्पिरेसी की,
इन लोगों को जो है वो प्रोसिक्यूट होना चाहिए, इन्हें अपना जुर्म जो है उसको ये फेस करें, इनका ट्रायल हो, जो बरी होता है वो बरी हो जाए, जिसको सज़ा होती है उसको सज़ा हो। और वो अब किसी बंदे को इसलिए कि जी क्योंकि मैंने जो भी जुर्म किया है मुझे इसलिए माफ़ कर दें क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ना है, ये कहाँ का असूल बिल्कुल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं उनको वो फेस करें। उसके अलावा पीटीआई जो है बिल्कुल वो सियासी जमात के तौर पे उसे इलेक्शन लड़ने देना चाहिए, उसे जो है वो इलेक्शन लड़े हैं, वो हिस्सा लें, और अगर वो लोग उनको वोट देते हैं तो बिल्कुल वो जो उनकी हैसियत बने, अब राणा साहब इक़्तिदार की बने या अपोजिशन की बने, वो उनको मिलनी चाहिए। राणा साहब ये जो बैरोमीटर आपने बनाया कि ये सब कुछ हुआ, कानून की धज्जियां उड़ाई गई, ये सब कुछ हुआ, अब कुछ इस तरह की ही बात आपने आज से चंद दिन पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज के हवाले से भी कुछ ऐसी ही बात की थी आपने उसको क्या फरमाया था? सुनिए, फिर मैं आपके सामने सवाल रखता हूं, सुनिएगा जरा। तो राणा साहब ये आपने बयान दिया था जनरल बाजवा जनरल फैज के हवाले से, आप आज भी अपने इस बयान के ऊपर उसी तरह कायम है? जी बिल्कुल। मामला ये है कि जो ये बात आप देखें ना, ये होता इसी तरह से है कि जब आप जो बात डिस्कस हो रही है उसको एक तरफ रख के सिर्फ एक जुमला ले लें तो उससे जो है वो फिर मामला जो है वो फिर अदरवाइज जो है ना वो अपना रिफ्लेक्ट होने लगता है। ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान जिस बहरान का शिकार है, ये हमारा मौक़िफ़ है, ये पीएमएलएन का मौक़िफ़ है। ये मियां नवाज़ शरीफ ने जो बात की 18 सितंबर को अपनी जमात के साथ, अपनी जमात के लोगों के साथ, ये उस बात का हवाला जो है वो डिस्कस हो रहा था, इस बारे में क्वेश्चन था। इस वक्त पाकिस्तान मुआशी तौर पे और सियासी तौर पे जिस बुरी हालत का शिकार है और डिफ़ॉल्ट होने और नाकाम होने के जो है वो वर्ज पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। इस सूरत हाल के जो लोग ज़िम्मेदार हैं, इसमें सिर्फ एक दो नाम अलहदा करके बाकियों को आप एक तरफ कर दें, ऐसा नहीं है। अच्छा। जो लोग भी ज़िम्मेदार हैं उन उन लोगों को जो है वो बिल्कुल, हम तो ये भी कहते हैं कि चलें आप उनको ब्रॉड टू जस्टिस ना लाएं। ये बात जब पीएमएलएन बरसे इक़्तिदार थी उस वक्त भी हुई थी। वो भाई ट्रुथ कमीशन बना दें, उसमें कम अज़ कम ये तो हो ना कि मैंने इस मुल्क और कौम के साथ क्या किया है, आपने क्या किया है, किसी दूसरे ने जिसने चलो अच्छा किया उसका जिक्र ना करें, वैसे तो करना चाहिए, लेकिन जिन जिन लोगों ने बुरा किया है और आज 75 सालों में हम जो है वो एक नाकाम स्टेट के जो है वो किनारे पे वर्ज पे खड़े हैं, तो उन लोगों को कम अज़ कम जो है वो कौम को बता तो दें कि जी इन लोगों ने जो है वो ये किया है, ये लोग आपके हीरो हैं, ये लोग आपके मुजरिम हैं। तो इससे ही बड़ा फ़र्क पड़ तो जाएगा। आपकी नज़र में जनरल बाजवा और जनरल फैज इस सारी चीज़ के मुजरिम हैं? पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो डिफ़ॉल्ट हुआ सब कुछ, इस सिलसिले में ये दोनों अफराद मुजरिम हैं? नहीं, ये दोनों अफराद को आप सिंगल आउट ना करें, सबको आप सबके बाकियों के साथ। भी नाम लीजिए, आप बाकियों के भी नाम बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल सबके साथ नहीं, नामों की फहरिस्त तो लंबी है ना। ये जो अपना जो पूरी टीम जो है वो बाबा रहमत उर्फ बाबा की सरबराही में जो है वो लगी हुई थी, अगर वो ना होती साथ तो ये क्या कर लेते जी। ये जो दो स्पेसिफिक नाम मैं इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप इनके नाम लेंगे, आप इसके ऊपर इलेक्शन कैंपेन करेंगे, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ एक्शन लेने का बाद जो कुछ हुआ, अब आप सिर्फ ये ज़्यादा से ज़्यादा ये नाम ही ले सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए आप सिर्फ ये दो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में जो मीटिंग हुई थी जिसका मैंने ज़िक्र किया है, उसमें एक कमेटी तश्कील दी गई थी और उस कमेटी के कोई 2-3 अजलास हुए हैं। तो 2 में तो मैं भी शरीक हुआ हूँ, एक में मैं किसी दूसरी मसरूफियत की वजह से नहीं जा सका। तो वो जो बयानिया जो पॉलिसी सजेस्ट करने जा रही है पार्टी लीडरशिप को या मियां नवाज शरीफ को, उससे मेरी ये असेसमेंट है हाँ जी। कि वो तो ये सजेस्ट करने जा रही है कि आप इस वक्त मुल्क की जो इकॉनमी है उसे और आम आदमी की जो ज़िंदगी की मुश्किलात हैं
उन्हें जो है वो आप एड्रेस करें, उन्हें अपनी तरजीह बनाएं। यानी इन दो अफराद के खिलाफ फिलहाल एक्शन ना लिया जाए, फिलहाल इसको रोक दिया जाए, बाद में देखेंगे। वो नहीं, वो सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा। इसलिए जो पॉलिसी 21 अक्टूबर को पार्टी पॉलिसी और अपना जो मुस्तकबिल का लाहे अमल मियां नवाज शरीफ साहब उस दिन बताएंगे, वो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की खुशहाली और एक आम आदमी की ज़िंदगी की आसानी के गिर्द होगा। बाकी रही कि किन किन को पकड़ना है, एहतसाब होना है, कैसा होना है, इस मुल्क में एहतसाब के ऊपर ही जो है वो सारे इलेक्शन और सारे नारे और सारे बयानिए चलते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस मरतबा शायद ये बयानियाँ जो है ये ना चल सके। जितना क ज़रूरत महसूस करेंगे उतना को इसको डाल लेंगे बीच में, लेकिन मेन फोकस जो है वो पाकिस्तान की खुशहाली और आम आदमी की ज़िंदगी को आसान करने पे रहेगा। यानी एहतसाब को फिलहाल, ठीक है, आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि फिलहाल एहतसाब को कल के लिए रख लिया जाए, पहले ज़रा मईशत को संभाल लें, फिर बाद में देखते हैं एहतसाब। मैं अब सही समझाऊँ आपकी बात को, ऐसे ही है? बहरहाल इसमें जो है वो देखें, जब कोई पार्टी अपना मैनिफेस्टो बयान करती है, उसमें एक चीज़ होती है जो ओवरऑल जो है वो जिसको तरजीह दी जाती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो बाकी चीज़ें जो हैं वो उनको शामिल तो किया जाता है ना। बात तो ये की जाएगी ना कि एहतसाब भी होगा, इंसाफ की फराहमी भी होगी, सस्ते इंसाफ की फराहमी भी होगी, बाकी भी सारी चीज़ें जो हैं इनका जिक्र तो होगा। तो राना साहब फिर वो नहीं हुआ ना, फिर मेरे ख्याल में वो यही कह दिया जाए कि फिलहाल एहतसाब का प्रोग्राम कैंसिल है। लेकिन यही बात है ना कि जब बात इमरान खान की आती है तो उसके लिए आप कहते हैं कि जी बिल्कुल इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, इन्होंने ये भी किया वो भी किया, कटहरे मिला के इनको खड़ा किया जाए। लेकिन बात एक साबिक आर्मी चीफ या साबिक DGI की आती है तो फिर हम कहते हैं कि जी ठीक है, अभी जरा मईशत को पहले संभाल लें, इसको बाद में देखते हैं। नहीं चले, अगर 9 मई के वाक़यात में अगर कोई जो JITs इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, अगर वो इस नतीजे पे पहुँचेंगे इसमें फ़लाँ भी मुलव्वस है, फ़लाँ भी मुलव्वस है, तो ठीक है, फिर इनको भी जो है वो इंसाफ के कटहरे में ले आया जाए। नहीं, लेकिन राना साहब आपका मसला तो 9 मई से ज़्यादा इस बात का है ना कि आप लोगों की हुकूमत को गिराया गया और साजिश हुई और वो तमाम किरदार जो हैं वो कटहरे में खड़े होना चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग उन किरदारों के हवाले से एक्शन लेने को फिर भी डिले करने के लिए तैयार हैं कि चलें जी बाद में देख लेंगे, फिलहाल ज़रा फोकस इधर करें। नहीं, ये देखें, अब मामला ये है कि हम अगर ऐसा करेंगे जिस तरह से आप सजेस्ट फरमा रहे हैं कि हम कहेंगे आम आदमी को कि भाई तुम जाओ पहाड़ में, तुम मर रहे हो तो मरो, हमने तो जो है ना, जो हमारे साथ जिन लोगों ने तजावज़ किया हुआ है, तो जिन्होंने 2017 में हमारी हुकूमत ख़त्म की थी, हमने तो पहले वो हिसाब करना है, उससे फ़ारग होएंगे तो फिर देखेंगे कि फिर तुम मर रहे हो या जी रहे हो या पाकिस्तान जो है वो बचता है या डिफ़ॉल्ट होता है। ये बातें जो है ना, ये इनका हमारे नज़दीक कोई कंसर्न नहीं है, कोई इनमें जल्दी नहीं है। हम पहले वो अपना जो है वो रिवेंज ले लें, उसके बाद फिर आपको देखेंगे। तो आप मुझे बताएं कि इस बयानिए के साथ हम अवाम में जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल बात सही की कि असल रियलिटी चेक भी यही है। अब वजह क्या है इसकी, इसको क्यों रिलेट किया जा रहा है? ये सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, इन्होंने एक्चुअली जनरल बाजवा के खिलाफ अगर कार्रवाई हुई तो क्या इन्होंने सिनेरियो बताया था कि क्या हो सकता है? आप सुनिएगा, फिर जरा इस पर कमेंट कीजिएगा। सुनिए मुशाहिद हुसैन सैयद साहब क्या फरमा रहे हैं। ये राना साहब आपने सारी गुफ्तगू सुनी, अब ये आपकी पार्टी के सेनेटर हैं और मेरे ख्याल में ये असल वो रियलिटी चेक है जिसकी वजह से अब कुछ तब्दीली नजर आ रही है कि नहीं, मार्शल लॉ भी लग सकता है और कैदी नंबर 804 जो है वो बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है, उसको आपने बहुत बड़ा बना दिया और मदर ऑफ ऑल डील्स भी उनके साथ हो सकती है, जिसकी वजह से अब लग रहा है कि पार्टी को एक रियलिटी चेक मिला है। नहीं, ये मुशाहिद हुसैन साहब बड़े ऑनरेबल, बड़े वाइज आदमी हैं, लेकिन वो बड़े मोहतात आदमी भी हैं और उनके जो तबसरे और उनके जो तज़िये हैं बड़े बड़े मशहूर हैं और वो अक्सर इस किस्म के तज़िये करते रहते हैं। लेकिन मुझे उनकी बात से इत्तफाक नहीं है कि वो जो कह रहे हैं। राना साहब, सवालात का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, मुझे एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पे लेनी है। ब्रेक के बाद कुछ और बड़े अहम सवालात राना साहब के सामने रखेंगे। प्लीज़ स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। राना सनाउल्लाह साहब के साथ सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, कल को अगर नून लीग की हुकूमत आ गई तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद वज़ीर दाखिला का कलमदान दोबारा आप ही को मिलेगा,
क्योंकि जारी बात है आपने अभी परफॉर्म भी किया है और आपकी एक समझ बूझ भी है सारे मामले पे। मेरे ख्याल में अगर इस टॉपिक को हम यहीं पे क्लोज कर दें इस कमिटमेंट के साथ कि राना साहब ये कह दें कि कल को अगर हमने मईशत ठीक कर ली तो ये 2017-2018 प्रोजेक्ट इमरान खान के जितने किरदार हैं, जिसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ भी शामिल है, राना सनाउल्लाह बतौर वजीर दाखिला पुलिस को हुक्म देगा कि जाओ जाके जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को गिरफ्तार कर लो। इतनी कमिटमेंट दे दें तो मेरे ख्याल में बात खत्म हो जाएगी। मामला ये है कि जब तक इसके ऊपर देखें, ये हमने कोशिश की थी पहले भी, और उस वक्त जब ये जनरल मुशर्रफ साहब का ये मामला था कि एक ट्रुथ रिकन्सिलिएशन कमीशन जो है वो बनाया जाए। देखिए, मैं तो इस बात का हामी हूँ, बाकी कल जो पार्लियामेंट आती है वो फैसला करेगी। गवर्नमेंट भी नहीं बल्कि पार्लियामेंट को फैसला करना चाहिए। पार्लियामेंट में सारी सियासी जमातें हों, वहाँ पे ये चीज़ें जो है वो डिस्कस हों, वहाँ पे जो है वो ये अहदाफ जो है वो तय हों। लेकिन आप हामी हैं इस चीज़ के, आप हामी हैं कि इन दोनों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए? नहीं, मैं इस बात का हामी नहीं हूँ। मैं इस बात का हामी हूँ कि एक ट्रुथ रिकन्सिलिएशन कमीशन जो है वो बनाया जाए। तमाम किरदार देखिए, इसमें जो है वो सियासी तौर पे जो है वो किरदार अदा करने वाले और बहुत ही अच्छा भी और बुरा भी किरदार अदा करने वाले लोग भी हैं। हाँ जी। इसमें जुडिशरी भी है, इसमें और भी लोग हैं। ठीक। तो सबको जो है वो एक बहुत दफ़ा चले, किसी को गिरफ्तार करें ना करें, सज़ा दे ना दें, लेकिन कौम के सामने जो है ना ये बिल्कुल ये चीज़ जो है ये सब वाज़ेह होनी चाहिए। वैसे राना साहब, अगर ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की आप बात कर रहे हैं कमीशन की, तो फिर तो और भी बहुत सी चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी जो मेरे ख्याल में शायद आपके फेवर में भी ना जाएं। आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो आज से चंद हफ्ते पहले मेरे साथ शो के अंदर आए हुए थे। उन्होंने एक डील की बात की, एक ऑफर की बात की। जरा सुनिए, फिर मैं जरा कमेंट लेता हूं आपसे। सुनिए ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमा रहे हैं। आपने कहा कि जी हमें 2-3 दफा ये कहा गया कि आयो, हम अब तंग आ चुके हैं इससे, ठीक है? तो इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा था अप्रैल 2019 से। देयर यू गो, यानी कि साल भी अभी नहीं हुआ। और उसके बाद दूसरी दफ़ा जो है मार्च 2021, उसने जो है एट ए वेरी अर्ली स्टेज जो है इनको डिसअपॉइंट कर दिया था। और उसमें मेन वजह, जिस तरह उन्होंने कहा था कि आप पहले पंजाब ले लें जून में, क्योंकि अप्रैल में ये बात हुई थी, और दिसंबर में आप फेडरल गवर्नमेंट ले लें। मैंने असेंबली के फ्लोर पे कहा, बल्कि वो मिनिस्टर साहब उठ के मेरे पास आए, मेरे घुटनों को लगाया, भाई ये गल ना करो। उन्होंने 12 आदमियों के नाम भेजे, लंदन भेजे कि ये मेरे साथ 12 आदमी हैं एंड वी आर रेडी टू क्विट। ये राना साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब जो तफसीलात बता रहे हैं कि 2019 में हमें इस तरह ऑफर हुई, हुकूमत में आ जाएं, पहले पंजाब ले लें, फिर बाद में वफाक ले रहे हैं। तो सर ये इसके ऊपर भी रोशनी डालें, फिर ये बात भी खुलेगी सारी, ये भी खुलनी चाहिए। देखें, अब इस बात में जाए बगैर कि कौन सी चीज़ किसके हक़ में और किसके ख़िलाफ़ जाएगी, जी मैं समझता हूँ कि हक़ाइक़ को अगर आप जो है वो बिल्कुल वाज़े कर देंगे कौम के ऊपर, तो आप यकीन करें कि इस किस्म के किरदार और इस किस्म की चीज़ें होना बंद हो जाएंगी, जिनका बंद होना इस मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी है। मामला ये है कि इसमें अगर एक चीज़ हमारे ख़िलाफ़ जाती है, दो हमारी फेवर में जाती हैं, तो इसमें क्या हर्ज क्या है, जब इसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन तो होनी नहीं है। हाँ। इसके ऊपर किसी की गिरफ्तारी या किसी को पकड़ के ट्रायल तो किसी का होना नहीं है। सिर्फ जो हक़ाइक़, जो सच है, वो कौम के सामने जो है वो पेश होना है। तो इसमें अगर किसी के ख़िलाफ़ भी जाती है तो क्या हर्ज है वो कहे कि जी ठीक है, मुझसे ये गलती हुई है। नहीं राना साहब, ये जो फैक्ट है, ये ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं वो इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। और मैं चाहूँगा कि आप, क्योंकि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं और पंजाब के अंदर एक हुकूमत की तब्दीली की बात हो रही थी, कि क्या ये ऑफ़र थी आपको, इस किस्म की ऑफ़र आपको दी गई थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से? जी बिल्कुल, ख्वाजा साहब ने जो बात की है वो दुरुस्त है, और उसकी कुछ वजूहात थी। अब देखें, पंजाब में ये वसीम प्लस जो था, वो जिस तरह की वहाँ पे करप्शन हो रही थी, ये जो फरा गोगी और ये पिंकी पीर जो इन्होंने जो वहाँ पे काम शुरू किया हुआ था, तो इस्टेब्लिशमेंट ने ज़रूर इनको उसे कहा कि भाई इसको तब्दील करो, ये सारा गंद मचा हुआ है। उसके बाद जो थे अपना ISI के चीफ थे उस वक्त, उन्होंने जब रिपोर्ट पेश की तो उनको ही चलता कर दिया। यानी जिस किस्म की सूरत हाल जो है वो उस वक्त इन्होंने पैदा कर दी थी मुल्क में,
तो यकीनन उन्होंने ये चाहा होगा कि इससे जान छुड़ाओ। तो सर ये अप्रैल 2019 के अंदर ये ऑफर आई थी, तो आप भी इस मुज़ाकरात का हिस्सा थे? नहीं, इसके ऊपर कोई ऐसा सच जो है वो मुज़ाकरात तो नहीं हुए। जिस तरह से ख्वाजा आसफ़ साहब बात कर रहे हैं, ये बात उस वक्त सुनने को हमें भी मिली थी। बल्कि जब किया था लॉन्ग मार्च मौलाना फजल रहमान साहब ने, तो उनके साथ भी ये कमिटमेंट हुई थी। वो भी बाद में ये कहते रहे हैं कि मेरे साथ ये कमिटमेंट हुई थी कि जी आप मार्च तक जो है इसको डिले कर दें या इसको आप ख़त्म कर दें, तो हम मार्च में तब्दीली ला रहे हैं। ये गालबन 2020 की बात है शायद। और ये कमिटमेंट किसकी तरफ से आई थी? ये नाम तो खैर मौलाना फजल रहमान साहब ने नहीं बताए थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का नाम उन्होंने लिया था कि जी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से थी। लेकिन वो कमिटमेंट या जो ऑफर थी वो पूरी तो नहीं हुई उस वक्त? जी, बाद में उनको यही गिला था। बल्कि वो तो ये भी कहते रहे हैं कि जी चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात हुसैन इसमें ज़ामन थे, लेकिन बाद में इन्होंने धोखा किया है। बाद में इन्होंने जो है वो बात इन्होंने फिर ख़त्म कर दी। तो राना साहब, फिर इमरान खान साहब की फिर ये बात कि जनाब मैं तो पहले साल से ही इस्टेब्लिशमेंट मेरे पीछे पड़ी हुई थी और मेरी हुकूमत गिराने की कोशिशें की जा रही थी, आप लोगों को ऑफरें करवाई जा रही थी, उनकी बात में तो फिर वजन लगता है? नहीं नहीं, उसकी बात में क्या वज़न होना। देखें, मेरा इमरान खान साहब की ज़ात से कोई मेरी अदावत नहीं है, कोई नफ़रत भी नहीं है, लेकिन उस बंदे के जो ख़यालात हैं उसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये कहता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की सियासत में एक नासूर है। इसको जब तक जो है ये अलहदा नहीं होता, पाकिस्तान की सियासत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। राना साहब, ये काम चल ही नहीं सकता। राना साहब, आप उनसे कितनी ही नफरत करें, आप उनको नासूर कहें, आप उनको जो मर्जी कहें, लेकिन आप इस बात को तो मानेंगे ना कि पाकिस्तान की एक बड़े हिस्से की पब्लिक जो है, आज एक बहुत बड़ी परसेंटेज उनको फॉलो करती है, और पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम को, इस जमहूरियत को अगर आपको लेके चलना है तो उनको और उनकी जमात को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। चले, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मैं आपकी राय, आप उनके मुखालिफ है, मैं आपकी राय पूछ लेता हूँ। आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर कितने फीसद लोग आज इमरान खान को फॉलो करते होंगे या उनको वोट डालना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कोई 15 से 18% तक। 15 से 18%। चले, मैं वैसे ये आपका एक बड़ा पेसिमिस्टिक फिगर है, लेकिन चलें, आप उनके मुखालिफ हैं, मैं फिर भी इसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। अगर 15 से 18% भी लोग उनको फॉलो करते हैं तो ये पाकिस्तान की एक बहुत साइजेबल क्राउड है। 15 से 18% का मतलब है कि कम से कम और कुछ नहीं तो 3 से 3.5 करोड़ अफराद, यानी 25 करोड़ की इस आबादी में से 4-4.5 करोड़ अफराद भी आज उस शख्स को फॉलो करते हैं। उस शख्स को, इस 4-4.5 करोड़ की आबादी के लीडर को भी अगर आप नहीं साथ लेके चलते तो ये जमहूरियत आगे किस तरह चलेगी? नहीं, ये बात आप जिस तरह से फ्रेज कर रहे हैं, इस तरह से ये बात नहीं बनती। अच्छा, मामला ये है कि आप 4 करोड़ की बुनियाद के ऊपर 21 करोड़ को आप जो है वो कुएं में या समुद्र में फेंकने की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कि 4 करोड़ जो बात कर रहे हैं, और अगर वो किसी गड्ढे में जो है वो कूदना चाहते हैं तो 21 करोड़ जो हैं वो उनसे मजबूर हो के फॉलो करके वो भी जो है वो उस कुएं में, उस गड्ढे में जो है वो गिर जाएं। राना साहब, लेकिन एग्जैक्टली अब ये 15 से 18% आपने कहा कि जी वो गड्ढे में अगर गिरना चाहते हैं तो उनको रोकना चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 से 18% लोग जो जिनको भी आप ये बता रहे हैं, ये जाहिल तो नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब इसमें कई डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, इनको पता ही होगा ये क्या कर रहे हैं। इस तरह तो ये फिर आपके वोटरों के बारे में भी कह सकते हैं कि जनाब बिरयानी खा के जो है वो वोट डाल देते हैं, शरीफ खानदान के पीछे लगे हुए हैं, उनकी मुलाजमत करते हैं, एक ही खानदान को वोट पे वोट दिए जा रहे हैं। इस तरह तो फिर ये तो ब्रांडिंग एक दूसरे को किए करते रहे जितनी देर तक करते हैं, लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट किस तरह होगी? नहीं, देखें खान साहब, बात ये है ना कि एक तरफ 85% खड़े हैं ना। सर, ये तो आपकी राय में 85% है, ये तो वोट इलेक्शन होंगे तो पता लगेगा कितने परसेंट है। तो आप देख लीजिएगा, ये बुखार जो है, ये अगर आप उस बुखार की बात करें, जो उस गुमराही की बात करें, तो ये पूरे मुल्क में तकरीबन 36,000 लोग हैं। 36? देखिए ना, 36,000 लोग, 36, यानी ये जो लोग इमरान खान की गुमराही में जी गुमराह हो चुके हैं, जिनके ज़हन बंद हो चुके हैं जी, और यानी देखें ना, मैंने 25 मई से लेके 26 नवंबर तक और 26 नवंबर से लेके 9 मई तक जी, हमने तो हर रोज़ इसका मुकाबला किया है ना। ठीक है, हमने तो हर रोज़ इसको भुगता है जी, यानी, और मैंने सिर्फ भुगता नहीं है बल्कि इसका साथ साथ एनालिसिस भी करते रहे हैं
कि जब ये पूरे मुल्क में कॉल देता है एहतजाज की, कितने लोग बाहर आते हैं। जब ये किसी एक मकाम के ऊपर लोगों को इकट्ठा करता है तो कितने लोग इकट्ठे होते हैं। ठीक। उन लोगों में क्या फ़र्क है? जो लोग एहतजाज, जब ये पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल देता है, किसी जगह पे 70, किसी जगह पे 80, किसी जगह पे 150, बड़े शहरों में 400-500 से ज़्यादा लोग इकट्ठे। राणा साहब माजरत के साथ, वो अच्छा, तो आपके उसके डंडे बाद का डर था ना सर, आप डंडा ना चलाते थे, नहीं डंडे नहीं का कोई डर था। डंडा, कोई डंडा नहीं। डंडा तो उस वक्त चलाया जब इसने इस्लामाबाद पे हमला किया 25 मई को। उसके अलावा जब भी ये एहतजाज करता था, हमने उन लोगों के बाकायदा नाम तक हमारे पास हैं जी। कि कौन आदमी जो है वो लिबर्टी लाहौर में इकट्ठा हुआ, कौन जो है वो कराची में कितने लोग इकट्ठे हुए, बाकी शहरों में कितने इकट्ठे हुए। तो मामला ये है कि हमारे पास ये पूरी कैलकुलेशन थी कि ये आदमी जो है जब ये एहतजाज की कॉल देता है तो पूरे मुल्क में सिर्फ इतने लोग इकट्ठे होते हैं। अच्छा। जब ये एक जगह पे इकट्ठे करता है तो उस वक्त जो है वो तकरीबन 30 से 40 हज़ार लोग जो है ये इकट्ठे करने की कैपेसिटी में है। और ये लोग कौन हैं और ये इन लोगों को इन्होंने किस तरह से एंगेज किया है? इसने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। राणा साहब, इसने इतना पैसा खर्च किया है, इसने अरबों रुपया जो है ना इस कल्ट को कल्टीवेट करने के ऊपर जो है वो लगाया। ये सारी चीज़ें जो है मौजूद हैं। अब इसमें ये है कि जिस दिन इसने ये पागलपन किया 9 मई को, उस दिन इसका ये ख्याल था कि ये जो इसके वोटर सपोर्टर हैं ना, जिनको मैं काउंट कर रहा हूँ कि अगर इसको वोट पड़ेंगे तो इतने % हो सकते हैं, इसका ये ख्याल था कि पब्लिक एट लार्ज जो है ना वो हमारे पीछे निकल आएगी। और इसलिए इसने जो है ये हमला करवाया 9 मई का। उसमें टोटल पूरे मुल्क में 36,000 लोग निकले हैं पहले दिन। ये आपको सही कैलकुलेशन बता रहा हूँ। चले ठीक है। उसके बाद अगले दिन ये 19 हज़ार थे। ओके। तीसरे दिन ये 5-6 हज़ार रह गए थे। अच्छा। तो आप मुझे बताएं कि ये 36,000 जो है पागल, इनके कहने के ऊपर जो है वो बाकी 24 करोड़ अपना जो है वो 64 लाख लोगों को जो है वो गड़े में फेंक दें। राणा साहब, मुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। लेट मी टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, एक और जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई, इमरान रियाज खान जो एक सहाफ़ी हैं, आपके दौर में उनको जो है वो हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार हुए और अब वो बाजियाब, सियालकोट पुलिस कह रही है बाजियाब हो गए हैं। अब आपके दौर में ये जब गए थे तो ये कहाँ गए थे, ये कहाँ पे गिरफ्तार थे और अब जाके इनकी बाजियाबी हो गई है, तो इनके बारे में तो कुछ बताइए कि ये किसकी तहवील में थे? देखें, उस वक्त जब ये अगवा हुए हैं या रूपोश हुए हैं, गायब हुए हैं, उस वक्त इनके लवाकीन के साथ हमने राब्ते की कोशिश की, वो राब्ता नहीं करते थे। फिर उसके बाद हमने अपने तौर पे मालूम किया तो इनके जो दोस्त थे, जो इनके बही खा थे, उन्होंने कहा कि ये बाहर जाने की कोशिश में, वहाँ सियालकोट एयरपोर्ट से इन्होंने कोई वहाँ पे बंदोबस्त किया था कि ये वहाँ से जो है वो निकल जाएंगे। ठीक। तो उसी कोशिश में जो है ये फिर गायब हो गए। अब इसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई इंक्वायरी आगे इसलिए नहीं बढ़ सकी कि इन्होंने कोई दरख्वास्त तक नहीं दी। राणा साहब, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सर पिटीशन चल रही थी, वो वहाँ पे पिटीशन चल रही थी। लेकिन अगर हम इनसे पूछते थे कि भाई आप आएँ, आगे बयान दें, बताएं कि वो लाहौर से सियालकोट कैसे गए, सियालकोट से वो फिर कहाँ पे थे, किस जगह पे जो है वो उनको जो है वो आखिर जब ये सियालकोट गए तो अकेले तो नहीं गए ना, घर से छुप के तो नहीं गए। आईजी पंजाब इनकी फैमिली के साथ राब्ते में रहे हैं, इनके वकील के साथ राब्ते में रहे हैं। अब वो जब वापस आए हैं उनकी तो हालत देखने वाली है। उनकी मतलब पसलियां निकली हुई हैं, बाल सारे सफ़ेद हो गए, 22 किलो वजन उनका कम हो गया। कुछ पता ही नहीं है कि एक शख्स किधर गया। ये कैसी लॉलेसनेस है इस मुल्क के अंदर? नहीं तो उसे नहीं पता, वो क्यों नहीं बता रहा वो कि कहाँ पे था वो। सर, यही तो वो टेरर है, यही तो वो खौफ है जो पैदा हो चुका है पिछले 2 साल के अंदर इस मुल्क के अंदर, के जो लोग लापता होते हैं वो बता भी नहीं सकते कि उनको उठा के कौन लेकर गया था। तो फिर आप मुझे बताएं कि जब हमारे साथ ये सारा सलूक होता रहा तो फिर हम तो बताते रहे हैं ना। राणा साहब, आपको जिस तरह वो गलत था ना, राणा साहब वो गलत नहीं हुआ नहीं आप फिर खुद फिर मानते हैं नहीं गलत बात था। ये नहीं बात ये है कि फिर जुर्रत पैदा करें ना, फिर सिर्फ बातें ही ना करें, फिर हिम्मत करें, बताएं।
तो यानी इमरान जब 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 मेरे ऊपर नहीं, सुन ले ना, आपकी हुकूमत होती नहीं, है, सुन ले, जब मेरे ऊपर खान साहब टॉर्चर हुआ था तो मैंने अगले दिन हॉस्पिटल में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था ना। आपकी गिरफ्तारी डाली गई थी ना राणा साहब, आपकी गिरफ्तारी नहीं, डली हुई थी, कागज के ऊपर नजर ना आ ना रही थी। ना, आज नहीं शेख नहीं रशीद डाली गायब थी, हैं, वो नहीं उस्मान डाली डार थी, गायब। नहीं डाली थी। अच्छा वो सर, मेरे भाई नहीं डाली थी, नहीं डाली थी। मैं बात कर रहा हूँ 2002-03 की। वो तो मुशर्रफ साहब का दौर था ना, मैं तो ना, जिसका भी आखिरी दौर, इमरान खान साहब के दौर में नहीं, आपकी सुन गिरफ्तारी लेना, में तो उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, सुन लेना। तो फिर अब अपना जब ये अब मुझे वो हीरोइन के केस में गिरफ्तार किया था, जी तो अगले दिन जब पेश किया था जी, तो मैंने वहाँ पे सारी बात की थी ना। हाँ। मुझे भी उस वक्त मेरे वकला ने मशवरा दिया था कि खामोश हो जाएं, जी इस केस में आपको इन्होंने ट्रायल करके दो तीन गवाह हैं सिर्फ, और इन्होंने दूसरी या तीसरी तरीक पे आपको सज़ाए मौत दे देनी है, बस अब आप बिल्कुल खामोश हो जाएं, तो आप बात ना करें कोई भी। मैंने कहा कि नहीं, जो सच है, जो बात है वो मैंने करनी है, ठीक है, जो सज़ा इन्होंने देनी है वो दे दें। तो मामला ये है कि अगर किसी के पास कोई बात है तो वो बात करे, राणा साहब, अगर वो नहीं करनी, ये नहीं तो करनी, राणा साहब ये तो नहीं विक्टिम करनी, तो ब्लेमिंग हो गई ना। फिर आराम से बैठे। राणा साहब ये तो फिर विक्टिम यानी ब्लेमिंग जो हो गई है ना कि आप लीडर एक शख्स गायब हो जाए, उसी को कहते बोलता क्यों नहीं है। बात ये है कि आपकी गिरफ्तारी तो डाल नहीं, दी गई थी ना, यहाँ तो नहीं, लोगों का पता ही मामला नहीं है, गिरफ्तारी डल ही नहीं रही। नहीं, मामला ये है कि वो जहाँ का चौकीदार था, हाँ समझो कि नहीं, तो वो अब अपना अपने मालिक से कहे कि चौकीदार को बरामद करवा दें, चौकीदार का पता करें किधर है चौकीदार। यानी इन 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 लोगों की वो बातें सुने, और आज अजीब जो है वो आप ये कह रहे हैं कि जी उनको उनको जो है वो ये मामला हो गया, वो मामला हो गया। देखें, बात ये है कि अगर किसी ने बात करनी है तो बिल्कुल वो बात करे, और उस बात को आप भी आगे लेके चलें, जो बात सही होगी उसको हम भी तस्लीम करेंगे। तो लेकिन इन लोगों का जी जी जो जो इनका अपना किरदार है, अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की आप बात करें, हाँ। वो जो उन्होंने किया है इस मुल्क और कौम के साथ, ये 3 माह की जो उनकी हुकूमत थी पंजाब में, जी यानी को लूट मार का भी आखिर कोई ना कोई हद होती है। हाँ। इन्होंने जिस तरह से किया है और जो किया है, और जिस तरह से डॉलर जो है वो ले गए हैं वहाँ पे स्पेन, जो है वो प्राइवेट जहाज़ों में भर के, तो भाई कोई पूछे ही ना आप इनको, राणा कोई ना साहब, पूछे। राणा साहब, अब जिस केस में उसे पेश वो- करते हैं अदालत में, ये वही वो परवेज- डिस्चार्ज हो जाता है। राणा साहब, ये तो वही परवेज इलाही ना जिनको आप खुद भी वजीर आला बनवाने लगे थे ना, उस वक्त भी तो यही सब कुछ होना था, लेकिन आप लोग फिर भी उनको ऑफर कर रहे थे। बट माय पॉइंट इज कि यहाँ पे इमरान रियाज खान गायब हो गए, उस्मान डार का भी कुछ पता नहीं, शेख रशीद के गायब हो गए, तो क्या ऐसे ही होना चाहिए? अगर आप एक शख्स को उठा के लेके जा रहे हो, उसकी गिरफ्तारी तो डालें, पता तो लगे वो किधर गया वो। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब अपना जो आदमी जो है, अगर उसे किसी ने गिरफ्तार करके जो है वो इलीगल डिटेंशन में रखा है, तो उस आदमी को बिल्कुल उसको अलर्ज करना चाहिए, उसको सामने आना चाहिए। माय लास्ट क्वेश्चन राणा साहब, काफ़ी आपका हमने वक्त ले लिया। आपने दो बल्कि सवाल हैं। एक, आपने फरमाया था कि मीनार पाकिस्तान पे 10 लाख लोग नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पे मौजूद होंगे, इस फिगर के साथ अभी भी कायम है आप? जी, इंशाअल्लाह ताला जो लोग हम इकट्ठा कर रहे हैं वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला देखें, लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, तो लाहौर निकला और निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ। तो ये कोई फिगर बड़ा फिगर नहीं है। अच्छा, ये बड़ा फिगर नहीं। और दूसरी बात यह कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब नई सियासी जमात का सोच रहे हैं, और पार्टी के हवाले से भी कह रहे हैं कि जी मेरा कोई लेना देना नहीं है जमात के साथ, और लग इस तरह रहा है कि एक नई सियासी जमात को बनाने के लिए इस वक्त पर तोल रहे हैं वो, तो उनके लिए क्या पैगाम है आपका? यार, ये तीनों बंदे जो है ना, इसमें मुस्तफ़ा नवाज़ और शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल, वो अपना मिफ्ताह इस्माइल, यार ये बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, इनके साथ बड़ी दोस्ती, बड़ी गपशप, बड़ा तबादला ख्याल और जो है वो एनालिसिस होते रहे हैं। ये बड़े काबिल और बड़े वाइज लोग हैं, और बड़े यानी मनजा मरंज लोग हैं, यानी हम्बल जिसे आप कह लें। जी, तो मुझे लगता ये है कि ये अपने आप को ज़ाया करेंगे। ज़ाया करेंगे? ये जहाँ पे ये हैं, ये अपनी रिस्पेक्टिव पार्टीज़ में इनकी बड़ी ज़रूरत है। ऐसी बेलाग बात करने वाला बंदा, ऐसा अपने इजहार राय करने वाला बंदा पार्टी
में बैठ के इख्तलाफ करने वाला बंदा, मैं खुद जो है वो इस चीज़ का कायल हूँ, मैं खुद भी करता हूँ। जी। तो ऐसे बंदे जो हैं ये हर पार्टी के लिए बड़ा बड़ा एसेट होते हैं। अच्छा तो ये बंदे जहाँ जहाँ पे, मैं मुस्तफ़ा नवाज़ को चाहता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी में रहे। अच्छा उसकी पीपल्स पार्टी में उसके वालिद से उनकी एक हिस्ट्री है, उनकी एक बैकग्राउंड है, वहाँ पे ऐसे बंदे होने चाहिए। ठीक। हमारी पार्टी में भी ऐसे बंदे होने चाहिए। ये बंदे जो हैं ये बड़ा एसेट हैं, और ये अगर इस तरह का काम करने जा रहे हैं, पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। और मैं समझता हूँ कि ये बंदे ज़ाया हो जाएंगे। इनको मेरी तो आपने कहा कि पैगाम क्या है, मेरा पैगाम तो यही है कि जिथे जिथे है ने उत्थे रह के अपने आप को मनवाओ, उत्थे रह के मनवाओ। और ये इस तरह का काम ना करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा वक्त निकाला आज हमारे लिए। थैंक यू सो मच। बड़ी तफसील से आपसे गुफ्तगू हुई। नाज़रीन, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आज हमारे साथ मौजूद थे। उनके ख्यालात आपने सुने। प्रोग्राम से अब तक इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।